नमस्कार। आज की हिंदी कक्षा में हम नागार्जुन के काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। नागार्जुन का जो समय है वह कविता का वह समय है जब छायावादी जो कविता थी वह वास्तविकता का आघात सहन करने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रही थी। छायावादियों का जो स्वप्न है वह सत्य के ताप से झुलसने लगा और धीरे धीरे भीतर ही भीतर जनमानस में एक सुगबुगाहट हुई। इस सुगबुगाहट को नवीन चेतना के वाहक साहित्यकार पहचान रहे थे और साहित्य को नए आयाम और नए मान मूल्य देने में वह अपने आप को व्यस्त कर रहे थे और धीरे धीरे एक स्वस्थ सामाजिक दृष्टि का विकास हुआ, जिसमें प्रमुख भूमिका निभाई उन प्रगतिशील कवियों ने जिन्हें हम नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन, रागे रांगव, त्रिलोचन, रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल आदि के नाम से जानते हैं। ये वे कवि हैं जो मजदूरों और पीड़ितों के मात्र हिमायती बनकर नहीं बल्कि उनके दुख दर्द और उनके प्रश्नों को बड़ी मुस्तैदी के साथ अपने काव्य में अंकित करते हैं। नागार्जुन इस धारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। उनके काव्य में अगर हम विषय वस्तु की दृष्टि से या वस्तु पक्ष की दृष्टि से देखें तो बहुत सारी प्रवृत्तियां ऐसी हैं, इनके विषय वैविध्य की दृष्टि से कई बातें हमारे सामने उभर कर आती हैं। हम उन्हीं बातों की चर्चा आज अपने इस अध्ययन में करेंगे। इनकी कविता की सबसे पहली विशेषता है समसामयिक जीवन की विसंगतियां। नागार्जुन की इन कविताओं में आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद के भारत की पूरी तस्वीर है। इनकी कविताओं का जो क्षेत्र है वह व्यापक है। इनका जो दृष्टिकोण है, बदलती परिस्थितियां जैसे बदल रही हैं उसके साथ साथ इनका दृष्टिकोण बदल रहा है। उनके लिए जीवन का प्रत्येक कण, संसार की प्रत्येक वस्तु एक पवित्र तत्व के रूप में सामने आती है। वे बात करते हैं बढ़ती महंगाई की, चीन तथा पाकिस्तान के द्वारा भारत पर आक्रमण की, देशव्यापी भ्रष्टाचार, पुलिस छात्र संघर्ष, राजनेताओं की स्वार्थपरता, अवसरवादिता, ये इन सब की तरफ हमारा ध्यान खींचते हैं और उसकी तरफ ध्यान खींचते हुए जब वह आम जनजीवन से जुड़ी हुई, समसामयिक जीवन से जुड़ी हुई बात अपने शब्दों में लिखते हैं। पैटर्न टैंक उन्होंने तोड़े, महंगाई के टैंक कौन तोड़ेगा। कवि भ्रष्टाचार को एक रावण का रूप बताते हुए कहते हैं कि गांधी जी के जो राम राज्य का स्वप्न था, राम राज्य का जो स्वप्न है वह ध्वस्त हो चुका है। अब जो हमें राज्य प्राप्त हुआ है वह किसी भी रूप में राम राज्य तो नहीं है। राम राज्य में अब की रावण नंगा होकर नाचा है। सरत सूरत शक्ल वही है भैया, बदला केवल ढांचा है। नेताओं की नीयत बदली, फिर तो अपने ही हाथों भारत माता के गालों पर कसकर पड़ा तमाचा है। तो जो दर्द कवि का इन शब्दों में अभिव्यक्त हुआ है कि गांधी ने जिस राम राज्य की स्थापना के लिए जो बलिदान दिया, आज हम उनके बलिदानों पर कौन सा राज्य स्थापित कर रहे हैं। ऐसा राज्य जहाँ पर भ्रष्टाचार है, जहाँ पर अवसरवादिता है, जहाँ पर महंगाई है, ऐसा राम राज्य गांधी ने नहीं चाहा था। उनके काव्य की जो दूसरी विशेषता उभर कर आती है वह है सर्वहारा के प्रति सहानुभूति। कवि नागार्जुन लोक चेतना के कवि हैं। नागार्जुन संतप्त, उपेक्षित और दबे कुचले जन समुदाय का चित्रण अपनी कविताओं में करते हैं, लेकिन वह केवल चित्रण करके ही नहीं छोड़ते बल्कि इसके प्रति एक गहरी सहानुभूति वह स्वयं प्रकट करते हैं और पाठक वर्ग में भी वह उस सहानुभूति की उत्पत्ति करते हैं। ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि स्वयं संघर्षों में पलने के कारण कवि नागार्जुन स्वयं संघर्षों में पले और निरंतर विषमताओं की चक्की में जब पिसते रहे तो उनका मन मानवीय और सहानुभूतिशील हो उठा है। सच न बोलना और रामराज ऐसी ही कविताएं हैं जिसमें कवि
पूंजीपतियों के अत्याचारों से पिसती जनता के प्रति द्रवित है। जब कवि कहता है, खादी ने मलमल से अपनी साठ गांठ कर डाली है, बिरला, टाटा और डालमिया की थी 30 दिन दिवाली है। या फिर जब वो कहता है, जमींदार है, साहूकार है, बनिया है, व्यापारी है, अंदर अंदर विकट कसाई, बाहर खद्दर धारी है। तो ऐसा कहकर कवि युगीन विकृतियों से पीड़ित कवि की आत्मा न केवल चित्कार करती है, बल्कि उपेक्षितों के प्रति वह करुणा से भरकर वह उस पंक्ति में आकर खड़ा हो जाता है जो स्वयं सर्वहारा के प्रति द्रवित है। नींद नहीं आती है कविता में कवि कृषक और मजदूरों के प्रति सहानुभूतिशील हो चुका है। कवि लिखता है, कूली मजदूर है, बोझा ढोते हैं, खींचते हैं ठेला, धूल धुआं भाप से पड़ता है सबका पाला, थके मांदे जहां तहां हो जाते हैं ढेर, सपने में भी सुनते हैं धरती की धड़कन। तो ये सर्वहारा के प्रति इनकी सहानुभूति इनकी काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति है। काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति में आस्था और जो संकल्प का स्वर है वह नागार्जुन के यहाँ युगीन विषमताओं और विकृतियों के धुएं और गर्द से पीड़ित मानवता के चित्र प्रस्तुत करता है। कवि इन सब के बावजूद एक आस्था, एक संकल्प, निष्ठा के स्वर को भी वाणी देने में सक्षम हो पाया है। उपेक्षितों और पीड़ितों का विश्वास बनकर नागार्जुन उनकी शक्ति में आस्था प्रकट करते हैं। उनकी भावना को वह संकल्पों के रूप में एक दिशा प्रदान करते हैं। तुम किशोर, तुम तरुण, धनुज दल मिटे अमंगल, मेरी भी आभा है, लाल भवानी जैसी कविताओं में आस्था के संकल्प के ये जो स्वर हैं वह गूंथे हुए हैं। सतरंगी पंखों वाली संग्रह में से ली गई ये प्रस्तुत पंक्तियां कवि के इसी आस्था और संकल्प को अभिव्यक्त करती हैं। तन झरझर है दुख प्यास से, व्यक्ति दुख देने से ग्रस्त हैं। दुविधा में समुदाय पस्त है, लो मशाल अब घर घर को आलोकित कर दो, संत बनो प्रज्ञा प्रयत्न के मध्य, शांति को सर्वमंगला हो जाने दो। आस्था और संकल्प के अतिरिक्त विद्रोह और क्रांति का जो स्वर है वह नागार्जुन की कविताओं का एक प्रमुख स्वर है। क्रांति और विद्रोह की वाणी बोलने वाले कवि नागार्जुन व्यंग्य शैली में अन्याय और अत्याचार का विरोध करते हैं। छद्मवेशी नेताओं को देखकर उनका मन विद्रोह करता है। नेताओं के छल और कपट के व्यवहार को देखकर कवि बरस पड़ता है उन पर। धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, पाखंड, स्वार्थ, लोभ, ईर्ष्या आदि भावों के सहारे अपने हृदय के कालेपन को अभिव्यक्त करने वाले व्यक्तियों से कवि नफरत करता है। क्रांति और विद्रोह की शैली में कवि कहता है, देश हमारा भूखा नंगा घायल है बेकारी से, मिले न रोटी भर के दर दर बने भिखारी से, स्वाभिमान सम्मान कहाँ है, होली है इंसान की, बदला सत्य अहिंसा बदली, लाठी गोली डंडे हैं, कानूनों की सड़ी लाश पर प्रजातंत्र के डंडे हैं। उल्लेखनीय है कि नागार्जुन का जो विद्रोही स्वर है वह मात्र विद्रोही नहीं है, बल्कि इसमें स्वस्थ जीवन मूल्यों की स्थापना का प्रयत्न भी दिखाई देता है। केवल विद्रोह के लिए कवि विद्रोह नहीं करता है, बल्कि कवि चाहता है कि स्थितियां सुधरनी चाहिए। उनकी प्रगतिशील दृष्टि सदैव ऐसे प्रतिमानों की स्थापना करती है जो जीवन के लिए उपयोगी हों, जीवन के लिए अनिवार्य हों। समसामयिक चिंतना भी इनकी काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति है। कवि नागार्जुन समसामयिक संदर्भ, समसामयिक घटनाओं को अपने काव्य में मुखर रूप से वाणी देते हैं। उनकी अनुभूतियों में सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और दैनिक घटनाओं के जो बिंब हैं वह स्वतः ही प्रकट होते हैं। एक और तो जब हमारा देश आज़ादी के पश्चात नवनिर्माण की ओर अग्रसर है, दूसरी ओर महंगाई एक महामारी की तरफ फैलती जा रही है, तब कवि की अनुभूति अभिव्यक्त होती है, महंगाई के टैंक कौन तोड़ेगा। इसके साथ ही कवि महंगाई के अतिरिक्त देशव्यापी भ्रष्टाचार
कुत्सित विचारणा के प्रति भी सचेत है। राजनीतिक क्षितिज पर घटने वाली घटनाओं के प्रति भी कवि सचेत है। आज़ादी मिलने के पश्चात देसी नवाब, राजा और महाराजाओं की जो आज़ादी है वह छिन जाती है, उनकी गद्दी छिन जाती है। उनकी गद्दी के छिनते ही जो प्रतिक्रिया होती है उसे शब्दों में पिरोकर कवि अभिव्यक्त करता है। पछताते हैं राजा, पछताते हैं नवाब, देखते हैं पुराने दिनों के ख्वाब। राजा होंगे स्वतंत्र, स्वतंत्र होंगे राजा, लौटेगी शहंशाही, शासन होगा ताजा। इसी प्रकार से चीनी आक्रमण के समय जो पंचशील सिद्धांत की असफलता है उसे लेकर कवि का पंक्तियां लिखता है। कवि न केवल भारत अपितु वह पड़ोसी देशों की गतिविधियों को भी अपनी कविताओं में अभिव्यक्त करता है। ऐसी एक कविता है जब रूस ने चेकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राग पर आक्रमण किया तो वहाँ की शांति प्रिय जनता के अशांत हृदय का बिंब प्रस्तुत करते हुए कवि रूस की इस अशोभनीय हरकत पर व्यंग्य करता है और लिखता है, जी आपको गलत फहमी हुई है, जी हमने ही चिढ़ाया था पहले, जी उल्टे हम ही ने इन्हें गालियां दी थी, जी यूं ही दिखाई दे गई प्राग में रूसी टैंकों की कतार, जी वो तो मांगलिक रथ यात्रा थी हमारे अंग्रेजों की। प्रकृति प्रेम की दृष्टि से कवि की अगर बात करें तो नागार्जुन बिहार के ग्रामांचल के निवासी हैं, मानवीय संवेदनाओं के कवि हैं। प्रकृति की नाना रूप, नाना छवियां इनके काव्य में अभिव्यक्त हुई है। इनके काव्य में नगर के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है, ग्राम्य प्रकृति के रमणीक चित्रों की अभिव्यक्ति है। बादल को घिरते देखा कविता में वर्षा ऋतु का कवि यथार्थ चित्रण करता है, जिसमें वर्षा ऋतु का विभिन्न मुद्राओं का कवि चित्रण करता है। अन्य कविताओं में कहीं गांव में बहती नदी, खेतों की मेड़, कछार, शीशम के पेड़, नीलकंठ पक्षी, उगता सूरज, इनके बिंब कवि जिस संवेदना के साथ अभिव्यक्त करते हैं वह अवश्य ही पठनीय है। रजनीगंधा कविता में कवि रात की रानी और उसके सुगंध के प्रभाव का वर्णन ही नहीं करता, बल्कि जेल में बंद कवि के मन पर उसका जो प्रभाव पड़ता है वह भी अभिव्यक्त करता है। कवि कहीं कहीं छायावादी कवियों के समान प्रकृति के चित्रों में सौंदर्य अभिव्यंजना की शैली का भी वर्णन करता है। अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, ये छायावादी शैली की सौंदर्य अनुभूति जैसी कविता प्रतीत होती है। नागार्जुन कविताओं के माध्यम से मानवीय संवेदनाओं का चित्रण करते हैं। कवि देखता है कि प्रकृति में और दीनहीन मानव में कितना साम्यता है। इसे अभिव्यक्त करते हुए कवि पूस मास का वर्णन करता है। कवि लिखता है, पूस मास की धूप सुहावन, घिसे हुए पीतल से पांडुल, स्तन पाए निरोग गौर छवि, शिशु के गालों जैसी मनहर, पूस मास की धूप सुहावन। तो यहाँ कवि प्रकृति के माध्यम से हृदय की, मानव के हृदय की जो संवेदनाएं हैं उन्हें अभिव्यक्त करता है। प्रकृति चित्रण में सौंदर्य मूलक शैली अपनाते हुए उन्होंने प्रकृति के सूक्ष्म प्रसार का मादक और मनमोहक रूप चित्रित किया है। इसके साथ व्यंग्य विद्वत्ता है, वह इनकी काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति है। कवि सबसे अधिक अपनी व्यंग्यपूर्ण रचनाओं से हमें सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। विशंबर मानव लिखते हैं कि हरिश्चंद्र युग के कुछ साहित्यकारों को छोड़कर पिछले 50 वर्षों में नागार्जुन जैसी तीखी और सीधी चोट करने वाला व्यंग्यकार हमारे साहित्य में नहीं हुआ। कवि जो चोट पहुंचाता है, जो समाज की विद्रूपताओं पर व्यंग्य कसता है, वह इतना सटीक, इतना गहरा इसलिए हो पाया क्योंकि स्वयं कवि उसे अनुभव करता है। उनके व्यंग्य बाणों से कोई नहीं बचा। उन्होंने सभी प्रकार की विसंगतियों, विकृतियों पर प्रहार किया। सामाजिक कुरीतियां, राजनीतिक भ्रष्टाचार, दाव पेच, शासन तंत्र, शासकों की नीतियां, शोषकों के काले कारनामे इनके व्यंग्य के लक्ष्य रहे हैं। उन्होंने स्वयं पर भी व्यंग्य किया है। नेहरू के शासनकाल में अपनाई गई नीतियों के कारण जो सामान्य जन की पीड़ा बढ़ी, उस पर कटाक्ष करते हुए लिखते हैं, हम चावल खाते 1 किलो, 10 का दे आते नोट मगर, गालियां छलकती बैलों की जोड़ी को देते वोट मगर।
हम गांजा ही बेचा करते, लेते खादी की ओट मगर। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इनकी कविताओं में जो प्रमुख ये प्रवृत्तियां उभर कर आती है, वह व्यंग्यशीलता की जो प्रवृत्ति है वह तीव्र है। कवि ने पंचवर्षीय योजनाओं के कारण करों में जो वृद्धि हुई उस पर व्यंग्य किया है, शिक्षकों की दयनीयता पर व्यंग्य किया है, फैशन परस्ती पर व्यंग्य करते हुए लिखते हैं, छी कौन लगवाए काले निशान, कौन ले बैलेट पेपर, मतदान कौन करे, बात की जरा सी बात, काले निशान की 3 वोट रह गए फैशन के नाम पर। उन्होंने सर्वोदयवादियों पर व्यंग्य किया है, नेहरू और अन्य नेताओं पर भी उन्होंने व्यंग्य किया है। तो ये व्यंग्य जो शीलता है, व्यंग्यशीलता की जो प्रवृत्ति है, यह नागार्जुन की कविता की मुख्य प्रवृत्ति कही जा सकती है। जो अभी हमने इतनी प्रवृत्तियां पढ़ी उसमें व्यंग्यशीलता मुख्य प्रवृत्ति के रूप में उभर कर आती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि का जो काव्य है उसमें विषय वस्तु की दृष्टि से, वस्तु पक्ष की दृष्टि से विषय वैविध्य दिखाई देता है। विषय का जो चयन है वह जन आधार रहा है, जनता की बात उन्होंने कहने की कोशिश की है और उसी भाषा में उन्होंने वह बात कही है। समग्र विवेचन के पश्चात कहा जा सकता है कि नागार्जुन का काव्य एक जागृत, सचेत और प्रगतिशील रचनाकार का काव्य है। छायावादोत्तर कवियों में ही नहीं, उसके बाद के कवियों में भी नागार्जुन जैसा तीखी चोट करने वाला व्यंग्यकार साहित्य में नहीं हुआ है। वह प्रगतिशील चेतना के वाहक हैं, जन चेतना के पक्षधर हैं और उदार मानवतावाद के पोषक ऐसे कवि साहित्य के क्षेत्र में दुर्लभ है। तो विद्यार्थियों, आज हमने नागार्जुन के काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों या विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। आगे की कक्षा में हम नागार्जुन के काव्य में अभिव्यक्त प्रगतिशील चेतना का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।